हेलो दोस्तों, पढ़ाई करो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे समास यानी कंपाउंड के बारे में। तो देखिए, समास से संबंधित प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसमें एक तो है समास की पहचान करना। तो अभी हम लोग आज देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग ट्रिक के माध्यम से समास को पहचान सकते हैं। इसके अलावा समास विग्रह से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो विभिन्न समास के भेद हैं उनकी परिभाषाएँ भी जो है पूछी जाती हैं। तो अभी इनको हम लोग एक एक करके देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि समास का मतलब क्या होता है। तो देखिए, समास का जो अर्थ होता है वो होता है संक्षिप्तीकरण, यानी किसी भी बात को जो है संक्षेप में कहना या फिर उसको छोटा करना। और अगर इसकी परिभाषा आप देखेंगे तो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से एक सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहा जाता है। यानी समास में क्या होता है कि दो या दो से अधिक शब्द जो है वो उनका योग होता है, यानी वो जुड़ते हैं और उनके जुड़ने से जो शब्द बनना चाहिए वो अगर एक सार्थक शब्द है तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, समास कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे देशभक्ति, देशभक्ति देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है देश और दूसरा है भक्ति। तो देश और भक्ति दोनों से मिलकर क्या बन गया, देशभक्ति बन गया। और इसका अर्थ क्या होगा, देश के लिए भक्ति, यानी ये एक सार्थक शब्द है तो देशभक्ति क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए पाप और पुण्य, ये दो अलग अलग शब्द हैं तो पाप और पुण्य दोनों के मिलने से क्या बन गया, पाप पुण्य बन गया है। और इसका अर्थ क्या होता है, पाप या पुण्य। तो इसका भी देखिए ये भी पाप पुण्य जो है ये भी एक सार्थक शब्द है तो ये भी क्या हो जाएगा, एक समास हो जाएगा। तो ध्यान देना है कि समास में शब्दों के योग से सार्थक शब्दों का निर्माण होता है। अब इसके बाद देखिए हम लोग देखेंगे समस्त पद या सामासिक पद। तो समस्त पद या सामासिक पद का मतलब हो गया जो समास के जो नियम हैं उन नियमों से निर्मित जो शब्द होता है उसी को हम लोग कहते हैं सामासिक शब्द कहते हैं, या उसी को हम लोग समस्त पद कहते हैं। जैसे देखिए देश और सेवा, ये दो शब्द हैं या दो पद हैं। तो देश और सेवा इन दोनों के मिलने से बना है देश सेवा। तो देश सेवा को कहा जाएगा समस्त पद या सामासिक शब्द कहा जाएगा। और इसमें जो पहला पद है इसको हम लोग कहते हैं पूर्व पद, और जो दूसरा पद है उसको हम लोग कहते हैं उत्तर पद। तो ध्यान दीजिएगा, पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और जो दूसरा पद है या फिर जो कह सकते हैं अंतिम पद है उसको कहा जाता है उत्तर पद, और इस पूरे शब्द को कहा जाएगा समस्त पद। अब ध्यान दीजिए देश सेवा का मतलब क्या है। देखिए देश सेवा का मतलब हो गया देश की सेवा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देश सेवा में जो दोनों पद हैं उनको अगर हम लोग अलग अलग कर देते हैं तो अलग अलग करने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं समास विग्रह, यानी पूर्व पद और उत्तर पद को अलग अलग करना, ये क्रिया क्या कहलाएगी, समास विग्रह कहलाएगी। तो समास देश सेवा क्या हो गया, देश सेवा समास हो गया, और देश की सेवा जो है उसका क्या हो जाएगा, समास विग्रह हो जाएगा। और समासिक शब्द में ध्यान देना, समासिक शब्द में पहले पद को हम लोग पूर्व पद कहेंगे और जो अंतिम पद होगा उसको हम लोग कहते हैं उत्तर पद। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे समास के भेद। तो देखिए समास के जो भेद हैं, समास के 6 भेद माने गए हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, और पांचवा जो हो जाएगा द्वंद्व समास, और छठा जो हो जाएगा उसको हम लोग कहते हैं बहुव्रीहि समास। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जो पूर्व पद हैं और जो उत्तर पद हैं इन्हीं के माध्यम से समास को परिभाषित किया जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आएगा प्रधान। तो प्रधान का मतलब हो गया कि अगर जो अर्थ है उस पर पूर्व पद का प्रभाव पड़ रहा है तो पूर्व पद प्रधान हो जाएगा, और अगर उस पर उत्तर पद का प्रधान पड़ रहा है, उस उत्तर पद का प्रभाव पड़ रहा है अधिक, तो उत्तर पद क्या हो जाएगा, प्रधान हो जाएगा। यानी जो मुख्य होगा उसी को हम लोग कहते हैं प्रधान। जैसे देखिए अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, जबकि आप देखेंगे तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास जो है इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, यानी बाद वाला पद प्रधान होगा। पूर्व पद का मतलब पहला पद इसमें प्रधान होगा और इन तीनों समास में उत्तर पद प्रधान होता है। यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि कहीं कहीं आप देखेंगे कि कर्मधारय समास और द्विगु समास को तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही रखा जाता है, उससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा जो द्वंद्व समास है उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी इसमें पूर्व पद भी प्रधान होता है और उत्तर पद भी क्या होता है, प्रधान होता है। और जो बहुव्रीहि समास है उसमें कोई भी पद जो है वो प्रधान नहीं होता है, बल्कि इसमें कोई तीसरा ही प्रधान हो जाता है। तो ये ध्यान देना है कि समास को हम लोग परिभाषित करते हैं तो पूर्व पद और उत्तर पद के माध्यम से परिभाषित करते हैं। अब देखिए हम लोग एक एक करके प्रत्येक समास को देखेंगे, जिसमें सबसे पहले है अव्ययी भाव समास। देखिए अव्ययी भाव समास, इसका नाम अव्ययी भाव इसलिए पड़ा है क्योंकि ये जो समास होता है ये अव्यय का काम करता है, यानी इसमें अव्यय का भाव होता है, इसलिए इसको हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी, तो जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो तथा वही पद प्रधान भी हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यानी अव्ययी भाव समास में जो पूर्व पद होगा वो क्या होगा, अव्यय होगा, और वही पद क्या हो जाएगा, प्रधान होगा, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब ध्यान देना कि अव्ययी भाव समास
अव्ययी भाव समास में जो विग्रह करते समय थोड़ा सा समस्या होती है, क्योंकि यहाँ पे जो विग्रह करना होता है वो शब्द के अनुसार यानी शब्द के अर्थ के अनुसार ही करना होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि थोड़ा सा जो उदाहरण है उनको लेके आपको अभ्यास करना है। थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो आप इसका विग्रह आसानी से कर पाएंगे, समास विग्रह जो होता है उसको आप आसानी से कर पाएंगे। अब देखिए इसे उदाहरण देखिए, जैसे है आजन्म, तो आजन्म का समास विग्रह क्या हो जाएगा, जन्म पर्यंत यानी पूरे जीवन भर। इसी प्रकार से प्रतिदिन है तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा, दिन दिन यानी प्रत्येक दिन। इसी प्रकार से देखिए यथाशक्ति, यथाशक्ति जो है उसमें इसका जो विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, शक्ति के अनुसार। इसी प्रकार से बेशर्म, इसका विग्रह क्या हो जाएगा, बिना शर्म के। तो ये समास क्या है, अव्ययी भाव समास है। इसमें पूर्व पद अव्यय होता है और वही पद क्या होता है, प्रधान भी होता है। और इसको पहचानने की ट्रिक अगर आप देखें तो देखिए अव्ययी भाव समास में जो है प्रायः कोई ना कोई उपसर्ग अवश्य आता है। जैसे देखिए यथाशीघ्र, यथाशीघ्र में यथा उपसर्ग है, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में प्रति उपसर्ग है। इसी प्रकार से अनुरूप में अनुपसर्ग है, दरअसल में दर उपसर्ग है। तो उपसर्ग के माध्यम से आप अव्ययी भाव समास को पहचान सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ना कोई उपसर्ग अवश्य आता है। जैसे देखिए आजन्म में आ जो है वो क्या है, उपसर्ग है। इसके अलावा दूसरी जो ट्रिक है इसकी, वो शब्दों का दोहराव होता है इसमें। जैसे देखिए रातों रात, रातों रात में क्या है, अव्ययी भाव समास है। तो देखिए यहाँ पे रात रात दोहरा हुआ, दिनों दिन, धमाधम, बीचों बीच, देखिए इसमें शब्दों का दोहराव हो रहा है। तो अगर शब्दों का दोहराव हो रहा है और उपसर्ग आया है तो ध्यान दीजिएगा कि वो कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। बस इसका विग्रह करने के लिए आपको थोड़ा सा जो उदाहरण है उनको लेके अगर आप इसका अभ्यास करेंगे तो अव्ययी भाव समास का आप जो है विग्रह आसानी से कर पाएंगे, समास विग्रह आसानी से कर पाएंगे। उसके बाद दूसरा समास जो हमें देखना है वो है तत्पुरुष समास। देखिए तत्पुरुष समास में हमने अभी देखा था कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद क्या होता है, उत्तर पद ही क्या होगा, प्रधान होगा। यहाँ पे पूर्व पद जो है प्रधान था और यहाँ पे उत्तर पद क्या होता है, यानी बाद वाला जो पद होगा वो प्रधान होता है। और दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का लोप होता है, यानी कारक चिन्ह नहीं पाया जाता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। और इसके 6 भेद हैं, ध्यान दीजिएगा। तत्पुरुष समास को 6 भागों में बांटा गया है। जैसे पहला हो जाएगा तो हो जाएगा कर्म तत्पुरुष या द्वितीय तत्पुरुष कहते हैं। कर्म यहाँ पे कर्म कारक वाला ही कर्म है तो उसको हम लोग कहते हैं कर्म तत्पुरुष या द्वितीय तत्पुरुष। और आप जानते हैं कर्म कारक की जो विभक्ति होती है वो क्या होती है, को होती है। अब देखिए जैसे देखिए गगनचुंबी दिया गया है तो गगनचुंबी का अगर आप समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा गगन को चूमने वाला या गगन को चूमने वाली, तो इसमें को आएगा। इसी प्रकार से मनोहर, तो देखिए हो जाएगा मन को हरने वाला, इसमें देखिए को आ रहा है। तो अगर को आ रहा है तो आप ध्यान देंगे उसका विग्रह करने पे, अगर शब्द जो दिया गया है उसका विग्रह करने पे अगर को आ रहा है तो क्या हो जाएगा, वो कर्म तत्पुरुष हो जाएगा या फिर द्वितीय तत्पुरुष हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा क्या हो जाएगा इसका, करण तत्पुरुष या इसको हम लोग तृतीय तत्पुरुष कहते हैं। तो देखिए करण का जो विभक्त चिन्ह होता है वो क्या होता है, से होता है या फिर द्वारा होता है। तो यहाँ पे देखिए शब्द जैसे दिया गया है शोकग्रस्त, तो शोकग्रस्त का मतलब क्या हो जाएगा, इसका विग्रह अगर आप करेंगे तो हो जाएगा शोक से ग्रस्त। देखिए यहाँ पे से आया है तो से अगर आ रहा है तो करण तत्पुरुष हो जाएगा। इसी प्रकार से अकाल पीड़ित, तो इसका विग्रह हो जाएगा अकाल से पीड़ित, यहाँ पे भी से आ रहा है। तो अगर से आ रहा है तो हो जाएगा करण तत्पुरुष या फिर तृतीय तत्पुरुष। इसके बाद देखिए संप्रदान तत्पुरुष या फिर चतुर्थी तत्पुरुष है। तो इसका कारक चिन्ह क्या होता है, के लिए होता है। जैसे देखिए रसोई घर है तो रसोई घर का विग्रह क्या हो जाएगा, रसोई के लिए घर, यहाँ पे देखिए के लिए आ रहा है। विधानसभा का मतलब विधान के लिए सभा, तो इसका विग्रह हो जाएगा विधान के लिए सभा। तो के लिए अगर आ रहा है तो वो संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। इसके बाद अपादान तत्पुरुष या पंचमी तत्पुरुष में देखिए तो इसका कारक चिन्ह क्या होता है, से होता है अपादान का। तो देखिए इसे दिया गया यहाँ पे ऋण मुक्त, तो इसका हो जाएगा ऋण से मुक्त, यहाँ पे से आया है। पथ भ्रष्ट का मतलब हो जाएगा पथ से भ्रष्ट, तो से यहाँ पे आ रहा है तो ये हो जाएगा अपादान तत्पुरुष। इसके बाद संबंध तत्पुरुष या षष्ठी तत्पुरुष में का की के ये चिन्ह आते हैं। जैसे गंगा जल है तो गंगा जल का क्या हो जाएगा, गंगा का जल। सूर्योदय है तो सूर्य का उदय, तो यहाँ पे देखिए का आ रहा है, तो का अगर आ रहा है तो संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। इसके बाद अधिकरण तत्पुरुष या फिर सप्तमी तत्पुरुष है, तो इसका चिन्ह होता है में पर। इसके माध्यम से हम लोग इसको पहचानेंगे। जैसे आप बीती दिया गया है तो इसका विग्रह क्या होगा, अपने पर बीती या आप पर बीती, तो यहाँ पे पर आया है, पर अगर आएगा तो अधिकरण तत्पुरुष। इसी प्रकार से वनवास का मतलब हो जाएगा वन में वास, तो में आया है तो ये भी अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। तो ध्यान देना है कि तत्पुरुष समास को हम लोग जो है उसका अगर विग्रह करते हैं तो कोई ना कोई कारक चिन्ह या विभक्त चिन्ह अवश्य आता है। तो विभक्त चिन्ह के माध्यम से हम लोग तत्पुरुष समास को पहचान सकते हैं। तो इसकी ट्रिक यही है कि अगर आप उसका विग्रह करते हैं और कोई कारक चिन्ह आता है या विभक्त चिन्ह आता है तो उसके माध्यम से हम लोग जान जाएंगे कि ये कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। उसमें भी कौन सा है, संप्रदान है कि अपादान है, उसके लिए आपको ये जो इनकी विभक्त चिन्ह है वो आपको पता होनी चाहिए। तीसरा हम लोग देख लेते हैं कर्मधारय समास। तो देखिए कर्मधारय समास में क्या होता है कि जिस समास में दोनों पदों में, दोनों पद माने पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष से
अथवा उपमान उपमेय संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब इसका क्या मतलब हो, देखिए हम जानते हैं कि जो समस्त पद है उसमें दो पद होते हैं, एक उत्तर पद होता है, दूसरा पूर्व पद होता है। तो यहाँ पे कहा गया कि दोनों पदों में से एक पद अगर विशेषण होगा तो दूसरा पद क्या होगा, विशेष्य होगा, या फिर एक पद अगर उपमान होगा तो दूसरा पद क्या होगा, उपमेय होगा। तो अगर विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय संबंध अगर आ रहा है किसी सामासिक शब्द में तो वो समास क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। अब ये विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय संबंध क्या होता है इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से भी देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया है नील कमल, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए जो कमल है उसकी विशेषता बता रहा है शब्द नील। नील कमल का मतलब नीला कमल, तो नील शब्द क्या है, कमल की विशेषता बता रहा है। तो नील क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य हो जाएगा। तो जो कमल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। तो ये देखिए ये विशेषण हो गया, नील विशेषण हो गया और कमल क्या हो गया, विशेष्य। तो विशेषण विशेष संबंध हो गया है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। इसका विग्रह क्या होगा, नीला है जो कमल, नील कमल का विग्रह हो जाएगा नीला है जो कमल। इसी प्रकार से देखिए महात्मा, महात्मा को हम लोग लिखेंगे महान है जो आत्मा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे भी विशेषण विशेष संबंध है। आत्मा जो है, आत्मा की विशेषता बताई जा रही है, जो महान शब्द है वो आत्मा की विशेषता बता रहा है, तो महान क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। और जो आत्मा है उसकी विशेषता बताई जा रही है तो आत्मा क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। तो अगर विशेषण विशेष संबंध आता है तो कर्मधारय समास होगा। इसी प्रकार से उपमान उपमेय संबंध देख लीजिए। देखिए चरण कमल, चरण कमल का मतलब होगा, यहाँ पे देखिए चरण की तुलना की जा रही है कमल से, कि जो चरण है वो कमल के समान है, यानी कमल के समान चरण। तो यहाँ पे देखिए उपमान उपमेय संबंध है, यहाँ पे जो चरण है उसको कमल की उपमा दी जा रही है, उससे तुलना की जा रही है। तो चरण कमल जो हो जाएगा वो उपमान उपमेय संबंध के कारण कर्मधारय समास हो जाएगा। इसी प्रकार से लौह पुरुष, तो देखिए यहाँ पे पुरुष को किसकी उपमा दी गई है, लौह की उपमा दी गई है, कि जो पुरुष है लोहे के समान है, यानी लोहे के समान पुरुष। तो यहाँ पे भी उपमान उपमेय संबंध है, यहाँ पे पुरुष को लोहे की उपमा दी गई है, लोहे से उसकी तुलना की गई है। तो अगर उपमान उपमेय संबंध है तो वहाँ पे भी कर्मधारय समास होगा, तो ध्यान देना है। अब इसकी ट्रिक यही है इसमें कि यहाँ पे या तो विशेषण विशेष संबंध से आप पहचान सकते हैं कर्मधारय समास को, या फिर उपमान उपमेय संबंध से पहचान सकते हैं। और अगर आप विग्रह कर लेते हैं तो विग्रह करने पे इसमें प्रायः है जो या फिर के समान ये शब्द आते हैं। देखिए यहाँ पे है जो आया है, यहाँ भी है जो आया है, यहाँ पे के समान आया है, यहाँ पे के समान आया है। तो समास विग्रह करने पर अगर है जो, के समान ऐसे शब्द आते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। इसके बाद चौथा जो है हमारा वो है द्विगु समास। तो द्विगु समास में जो होता है, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है, यानी पूर्व पद में कोई संख्यावाचक शब्द होगा तथा उत्तर पद संज्ञा हो, उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। इसकी परिभाषा बहुत ही आसान है कि जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो तथा उत्तर पद संज्ञा हो उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए यहाँ पे दिया गया तिरंगा, यहाँ पे ती आया है, ती का मतलब तीन। तो ये जो ती है ये संख्यावाचक शब्द है, इसका विग्रह करेंगे तीन रंगों का समूह, या आप कह सकते हैं तीन रंगों का समाहार। तो तिरंगा, देखिए यहाँ पे तीन, तो ये संख्यावाचक शब्द हो गया, तो यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। इसी प्रकार से चौराहा, चौ से चार का बोध हो रहा है, तो चौराहा यानी जो चौ है यहाँ पे संख्यावाचक शब्द है, तो चौराहा क्या हो जाएगा, पूर्व पद। देखिए पूर्व पद का मतलब यही है पूर्व पद, तो पूर्व पद संख्यावाचक है तो क्या हो जाएगा, ये द्विगु समास हो जाएगा। तो चौराहा का मतलब हो जाएगा चार राहों का समूह। इसी प्रकार से पंचवटी में पूर्व पद है पंच, और पंच क्या है, संख्यावाचक है, तो पंचवटी का मतलब हो जाएगा पांच वटों का समूह, और ये हो जाएगा द्विगु समास। इसी प्रकार से नवरत्न, देखिए यहाँ पे पूर्व पद है नौ, तो नवरत्न का मतलब हो गया नौ रत्नों का समूह हो जाएगा। तो अगर पूर्व पद अगर आपको संख्यावाचक दिखे तो उसका मतलब वहाँ पे कौन सा समास होता है, वहाँ पे प्रायः द्विगु समास ही होता है। और इसकी ट्रिक भी यही है कि द्विगु समास में जो पूर्व पद होता है वो क्या होता है, यानी पूर्व पद माने पहला पद, जो पूर्व पद होता है वो क्या होता है, संख्यावाचक होता है। इसके बाद लास्ट में हम लोग द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास को देखेंगे। तो देखिए द्वंद्व समास क्या है, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए माता पिता, तो यहाँ पे देखिए पूर्व पद माता और उत्तर पद क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों पद प्रधान है, माता और पिता दोनों प्रधान हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों पद अगर प्रधान हो रहे हैं तो द्वंद्व समास हो जाएगा। तो माता पिता पाप पुण्य, तो यहाँ पे दोनों पद प्रधान होते हैं। और यहाँ पे जो विग्रह करते हैं तो विग्रह करते समय और या इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो चिन्ह है इसको योजक चिन्ह कहते हैं, इंग्लिश में इसको हम लोग इंग्लिश ग्रामर में हाइफन भी कहते हैं। तो यहाँ पे योजक चिन्ह आया है तो फिर वहाँ पे द्वंद्व समास होगा, और उसका विग्रह करते समय योजक चिन्ह को हटा करके हम लोग और या ये जो शब्द हैं उनको हम लोग लगाते हैं। जैसे माता पिता है तो इसको लिखेंगे माता और पिता, राधा कृष्ण है तो इसको लिखेंगे राधा और कृष्ण, तो यहाँ पे राधा और कृष्ण दोनों पद प्रधान हो जाएंगे। इसको हम लोग इतरेतर द्वंद्व भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा द्वंद्व समास में जो है इसके कई भेद हैं, तो अगर आप उसको भी जानना चाहें तो देखिए क्या हो जाएगा, इतरेतर द्वंद्व हो जाएगा।
इसके बाद देखिए पाप पुण्य जैसे है, तो पाप पुण्य का हो जाएगा पाप या पुण्य, तो सुख दुख का हो जाएगा सुख या दुख। इसको वैकल्पिक द्वंद्व कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे विकल्प है कि सुख दुख में या तो सुख है या तो फिर दुख है, तो इसको हम लोग कहेंगे वैकल्पिक द्वंद्व। यहाँ पे या शब्द लगाया गया है, जो योजक चिन्ह है उसको हटा के या लगा दिया गया है। इसके बाद देखिए एक होता है समाहार द्वंद्व, जो एक समूह का बोध कराता है। जैसे देखिए खाना पीना, यहाँ पे भी हाइफन आया है, देखिए योजक चिन्ह आया है, तो खाना पीना का मतलब हो गया यहाँ पे सारे खाद्य पदार्थ के अर्थ में खाना पीना का मतलब हो गया है, तो ये हो जाएगा समाहार द्वंद्व। इसी प्रकार से रुपया पैसा, रुपया पैसा का अर्थ किसके लिए है? संपत्ति के अर्थ में है, यानी पूरे समूह का, यानी पूरे समाहार या समूह का बोध करा रहा है, इसलिए इसको हम लोग समाहार द्वंद्व कहते हैं। हालांकि आपको इतने डिटेल में नहीं जाना है, फिर भी अगर आप द्वंद्व समास को पहचानना चाहें तो ध्यान दीजिएगा, द्वंद्व समास की जो ट्रिक है इसमें योजक चिन्ह आता है। देखिए ये जो चिन्ह आया योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह आता है, और साथ ही साथ प्रायः जो शब्द होते हैं वो विपरीत अर्थ वाले होते हैं, यानी विलोम होते हैं। जैसे देखिए माता का विलोम क्या हो जाएगा? पिता, पाप का क्या हो जाएगा? पुण्य हो जाएगा। तो द्वंद्व समास में अगर इसको आपको पहचानना है तो इसमें योजक चिन्ह आएगा, और जो शब्द होते हैं वो प्रायः विपरीतार्थक होते हैं। इसके बाद लास्ट में हम लोग देखेंगे बहुव्रीहि समास। देखिए बहुव्रीहि समास में ये एक ऐसा समास है जिसमें ना तो पूर्व पद प्रधान होगा और ना ही उत्तर पद प्रधान होगा, यानी जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है परंतु वह मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। यानी बहुव्रीहि समास में ना तो पूर्व पद और ना ही उत्तर पद कोई भी प्रधान नहीं होगा, बल्कि वो दोनों मिल करके किसी तीसरे व्यक्ति या किसी तीसरे संज्ञा, व्यक्ति माने संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? बहुव्रीहि समास कहते हैं। अब इसका उदाहरण देख लीजिए, जैसे यहाँ पे दिया गया है चतुर्भुज। अब देखिए चतुर्भुज का मतलब होता है चार हैं भुजाएं जिसकी, और चार भुजाएं किसकी हैं? भगवान विष्णु के। तो चार हैं भुजाएं जिसकी, ये जो अर्थ है किसकी ओर संकेत कर रहा है? ये भगवान विष्णु की ओर संकेत कर रहा है। तो जो चतुर्भुज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि इसमें ना तो चतुर ना ही भुज कोई भी जो है प्रधान नहीं है, बल्कि तीसरे व्यक्ति की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे बहुव्रीहि समास। इसी प्रकार देखिए दशानन, दशानन का मतलब होगा 10 हैं आनन जिसके, अर्थात रावण। तो 10 हैं आनन, 10 आनन किसके हैं? रावण के हैं। तो ये रावण की ओर संकेत कर रहा है, तीसरे व्यक्ति की ओर संकेत कर रहा है, तो यहाँ पे 10 आनन में क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इसी प्रकार से जलज देखिए, जलज, जलज का मतलब होगा जल में उत्पन्न होता है जो, तो जल में कौन उत्पन्न होता है? यानी कमल। तो यहाँ पे देखिए जल में उत्पन्न होता है, ये किसकी ओर संकेत कर रहा है? ये कमल की ओर संकेत कर रहा है, किसी तीसरे व्यक्ति की ओर संकेत कर रहा है, किसी तीसरे वस्तु की ओर संकेत कर रहा है, तो ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। इसी प्रकार से मीठ बोला में क्या हो जाएगा? मीठा बोलता है जो, तो मीठा बोलता कौन बोलता है? कोई भी व्यक्ति हो सकता है, यानी कोई विशेष व्यक्ति, यानी किसी का नाम यहाँ पे नहीं लिया गया, यानी कोई भी व्यक्ति है जो मीठा बोलता है उसके लिए कहा गया है। इसी प्रकार से मुक्का मुक्की, यानी मुक्कों से जो लड़ाई हुई, तो ये भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी किसी विशेष लड़ाई की बात की जा रही है, यहाँ पे किसी अन्य की ओर संकेत किया जा रहा है, तो किसी अन्य की ओर अगर संकेत किया जाएगा तो वहाँ पे प्राय क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और इसकी ट्रिक भी यही है, ये किसमें किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि द्वंद्व समास या बहुव्रीहि समास उसकी परिभाषा क्या होती है, और अन्य समास की भी परिभाषाएं हमने देखी, उनके उदाहरण भी देखे, और साथ ही साथ उनका विग्रह भी हमने देखा कि किस प्रकार से उनका विग्रह, समास विग्रह हम लोग कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि समास से संबंधित जो भी समस्याएं थी वो आपको जो है वो सॉल्व हो गई होंगी, और समास आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।